अहमद जिया, अहमद जिया, अहमद जिया, अहमद यासीन, Present. अलिशबा, Present, sir. आमना जावेद, अनम इम्तियाज, अरिया, अरिया अलियास, अरफा बरार, Present, sir. आयशा इफ्तिखार, Present, sir. आयशा ताहिर, आयशा ताहिर, अजल्फा फैसल, अजल्फा फैसल, Present. फराज याकूब, फराज याकूब, वासिया नरीन, Present. हाफिज मोहम्मद इब्रार, हमजा अली शान, हमजा अली शान, हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, Yes, sir. जुनैद अहमद रब्बानी, कलसुम एजाज, Present, sir. खालिद हुसैन, Yes, sir. किंजा खालिद चौधरी, किंजा खालिद, लाइबा नसीर, Present, sir. मारिज रसूल, माहम एजाज, मसनूना कासी, Present, sir. मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद उमर, Present, sir. मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर, ये दूसरा उमर कौन है? मोहम्मद बेहजाद, मोहम्मद हसीब, हसीब यार आपकी काफी छुट्टियां हैं, परहेज करो इस चीज से। मोहम्मद नासिर, Present, sir. मोहम्मद कासिम, Present, sir. मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद उमर, Present, sir. मोहम्मद उमर 90
और लास्ट डिजिट। जी मोहम्मद उमर। उमर। मोहम्मद उमर तुफैल। जी उमर। Present, sir. Muhammad Umar. उमर उमर हो गई है। मोहम्मद जुबैर। Yes, sir. मोहम्मद जोहैब। मोहम्मद जोहैब खालिद। मुनीबा उस्मान। प्रेजेंट सर। मुनीबा भी आपका मेरे ख्याल में जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। सर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गई थी, उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन लगेंगे अभी। चलिए ठीक है। मुशर्रफ हुसैन सहर। निदा नदीम। Present, निदा sir. नदीम। निदा। Present, sir. राफिया कमल। रिमशा सईद। साद अमजद। साद अमजद। सादिया कयूम। सफा दरीस। प्रेजेंट सर। शहबाज अहमद। शादेब जमान। शादेब जमान। Present, sir. सिदरा नजीर। Present, sir. उमर हयात। Present, sir. वकार अनवर। जुनैरा जावेद। जुनैरा अभी तक आपने रिजॉल्व नहीं किया है। कोई इशू नहीं है। आपके एक जगह पर अटेंडेंस नंबर भी ऐड हो गए, एक जगह ना हुआ। जारा फारूक। जरमीन अकमल। सॉरी। शाहजेब इरशाद। आयशा ताहिर। आयशा नाम क्या है कंप्लीट? आयशा ताहिर। आयशा आपकी भी काफी छुट्टियां हैं, परहेज करो छुट्टियों से। मोहम्मद शाहजेब है ये। इसके अलावा कोई और है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? अहमद जिया कौन है? यार इससे शॉर्ट अटेंडेंस हो जाना है। इसके साथ हमजा अली शान।
हमजा अली शान, जिस वक्त आएगी उस वक्त मैं लगा दूंगा। डेथ होगी, कमाल है मर, आपको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। लैब का किसी का कोई इशू तो नहीं है? मैंने कहा है कि आप लोगों ने जिसका जो भी लैब का इशू है, आप लोगों ने सीआर को, बॉयज ने सीआर को और गर्ल्स ने जीआर को नाम लिखवाना है, और साथ में आप लोगों ने ये भी बताना है कि आप लोग किस लैब से किस लैब में जा रहे हैं। हाँ तो उसका नाम लिखवा दो, उसके बाद फिर जिसका जो भी एमबीए सेक्शन में बन रहा है। आप लोगों ने ये तो देखा है कि जिस वक्त प्रोडक्ट बनता है, बाकी में सेम साइज और एग्जांपल भी आ गए नेगेटिव ही दिया हुआ है, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर इधर पॉजिटिव दिया हुआ है, पेपर के साथ आप ही कुछ करना और दफा प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाता है। वैल्यू माइनस में 22 आती है, लेकिन टेम्परेचर में माइनस का साइन नहीं, इसलिए वो 22 की। मतलब फिर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज से कोई फर्क नहीं, उसको ये हाँ अगर कुछ नहीं तो रखो। उससे जस्ट ये पता चलता है एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। एमन यासीन, प्रेजेंट। प्रेजेंट। एमन ये बताएं कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में हम किस तरह बता सकते हैं?
अमन यासीन, अगर जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है, अगर वो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जी आयशा इफ्तिखार, आयशा इफ्तिखार, यस सर। किस कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और किस कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? से जो रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड होता है, मतलब उसको किसी इंटरन जो है स्टार्टिंग एनर्जी यहाँ की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो स्पॉन्टेनियस होता है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो खुद ब खुद नहीं हो सकता, उसको कोई ना कोई कैटालिस्ट या कोई चीज प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से वो टेक प्लेस होता है। अच्छा, मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ। कंडीशन क्या है जिस वक्त आप कहोगे कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, किस कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन? ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मोहम्मद उमर, ये जो ऑनलाइन है, मोहम्मद उमर, जी सर। ये बताओ किस कंडीशन पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और किस कंडीशन पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा? सर समझ नहीं लगी, दोबारा रिपीट करिएगा। मैंने ये पूछा है कि रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने की कंडीशन क्या है? कोई बात नहीं, एब्सेंट हो जाएगी। अगर कोई भी ड्यूरिंग क्वेश्चन लीव करेगा तो वो एब्सेंट ही काउंट किया जाएगा। सर आवाज कट के आ रही है आपकी। सर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सर तब होगा जब ये फ्री एनर्जी रिलीज करेगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब एनर्जी नहीं रिलीज करेगा। जी सफा तरीस, जी सर। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किस कंडीशन में होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस किस कंडीशन में होगा? सर डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू हो तो स्पॉन्टेनियस होता है। चलें ठीक है। इदरीस, आज आप लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट है, गैसेस, देयर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। क्विज आप लोगों को थर्सडे को। अच्छा है, थर्सडे को और अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं कि मंडे को हमें नहीं पता था इसलिए मैंने थर्सडे को कर दिया। क्या जो दूसरे सर ये गलत बात है, सर ये गलत बात सर, है। आपने आपने हमारे हमारी किसी बार क्विज में कंसेशन नहीं की थी और आपने अभी आते साथ ही खुद ही कह दिया कि क्विज नहीं होना। सर ये सर नाइंसाफी है आप हमारे इनका भी साथ। क्विज टाइम पे लीजिए सर। नहीं सर कोई बात नहीं, आप थर्सडे को ले लें। बात नहीं सर, जुमेरात को ठीक है, क्योंकि सर वर्किंग डेज में इंसान की तैयारी हो जाती है, छुट्टी होती है, अल्लाह का हुक्म हो जाता है टेस्ट वाला। तो सर कोई बात नहीं, आप थर्सडे को ले लें, कोई इशू नहीं। आप लोगों का हर वीक में थर्सडे को ही क्विज हुआ करेगा। तो सर हम जब अब इवन रोल नंबर थर्सडे वाले दिन आएंगे सर, हम इतना ज्यादा सिलेबस का क्विज देंगे थर्सडे वाले दिन। क्या मतलब? सर जो इस वीक में पढ़ा, यही डिसाइड किया गया था कि जो प्रीवियस वीक में 2 क्लासेस में पढ़ा जाएगा, मंडे वाले दिन आके हमने वो क्विज देना होगा।
तो सर असल क्या में अब हम वोतिया इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो ऑनलाइन होते हैं उन्होंने क्वेश्चन वगैरह भी पूछने होते हैं। अगर डायरेक्ट ही वो क्विज देने के लिए आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इस चीज की समझ नहीं आई तो हमें तैयारी करनी है। जी सर। इस वजह से थर्सडे को रख रहे हैं कि आप लोगों को एक वीक का टाइम होगा जिसमें आप लोगों को अगर कोई इशू होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर, लेकिन सर सिलेबस 2 क्लासेस का ही होगा। सिलेबस 2 क्लासेस का ही होगा। ओके सर, ठीक हो गया सर। चलिए ठीक है सर। गैस मालिक्यूल और लास्ट स्टूडेंट जो थे उनका भी 3 क्लासेस का ही होगा। ये शामिल नहीं होगा आप लोग, आज वाला लेक्चर शामिल नहीं होगा, पहले वाले जो लेक्चर है वो शामिल। लेकिन उनके लिए टाइम नहीं मिला। ठीक है, उनके साथ वो कह रहे हैं 9 फरवरी है तो आप लोगों के लिए 3 लेक्चर ही शामिल होंगे। गैस मालिक्यूल जी आगे आ जाती है। गैस मालिक्यूल मैंने उस वक्त भी आगे बिठा देना था इसे। आप लोगों के पास कोई भी स्पीशी मोस्टली जो है वो आप लोगों के पास 3 फिजिकल स्टेट, एक को आप लोग सॉलिड कहते हो, एक को आप लोग लिक्विड कहते हो और थर्ड जो है वो गैस है। इनमें डिफरेंस क्या है? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस फॉर्म में डिफरेंस क्या है? सर इनके मॉलिक्यूल्स में सर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट है सर, जिसकी वजह से इनका स्टेट डिफरेंट हो जाता है। अब इन फिजिकल स्टेट इनकी डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में ये सॉलिड फॉर्म में होंगी, और अगर इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दरमियान में है तो उस कंडीशन में ये लिक्विड फॉर्म में होंगी, और अगर इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है तो उस कंडीशन में ये गैस फॉर्म में होंगी। और जब भी हम किसी भी स्पीशी को सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। इस कंडीशन में हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। वो टेम्परेचर जो है बेसिकली इनकी मूवमेंट को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और जिस वक्त इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में और लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उस कंडीशन में उतनी ही ज्यादा आप लोगों को टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जिस वक्त ये एक स्टेट से दूसरी कंडीशन या स्टेट पे कन्वर्ट होती है तो उस कंडीशन में आप लोग इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इनको, कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आती है तो कंडीशन में ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और अगर आप लोग कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में जस्ट इनकी काइनेटिक एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज होती है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, तो उनके एक स्पेसिफिक जी सर फिर ये कंप्रेशन किस तरह से पॉसिबल हो पाती है सर? सर हम जो गैसेस को कंप्रेस करते हैं और वो लिक्विफाई हो जाती हैं सर। वो से अभी इसकी तरफ हम आ रहे हैं। ओके सर। इसके बाद जब भी आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग बेसिकली उनकी मूवमेंट को इंक्रीज करते हो, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल्स जो है चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, उनके दरमियान कंटिन्यूअसली मोशन मौजूद होती है। और जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में उनका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता है, मूवमेंट जो है उनकी ज्यादा होती है। और जिस वक्त उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की डोमिनेट आती है, और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आएगी तो उस कंडीशन में ही मॉलिक्यूल एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होंगे। और अगर आप लोग उससे कम एनर्जी प्रोवाइड करते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, तो उस कंडीशन में जस्ट उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन उनकी जो फेज है वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है कि एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करने के लिए उनकी एक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और इस काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली हम टेम्परेचर इंक्रीज करने के जरिए, जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी ही इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के काबिल हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, उस स्पीशी का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह अगर आप लोग इतने टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से पर डोमिनेट आ जाए, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी, अगर आप लोग कंपेयर करते हो कि काइनेटिक एनर्जी उनकी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में ज्यादा है, तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस फॉर्म में होती है। सर जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उनके सबएटॉमिक और या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या रिएक्शन आ रहे हैं? उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, जस्ट उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम होती है। जिस वक्त सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो उस कंडीशन में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थोड़ी सी कम हुई है, उसके बाद जिस वक्त आप लोग लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मजीद डिक्रीज होती है, इनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जस्ट जिस तरह आप लोग क्लास पढ़ने के लिए आते हो, आप लोगों को PC2 का क्लास हो रही है, तो इसमें आप लोग सारे ही स्टूडेंट जो है एक ही क्लास पढ़ने के लिए आते हो। अगर आप लोगों का डिफरेंट क्लास एक ही टाइम पे रख देते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग डिफरेंट क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हो। इसका मतलब है कि बेसिक पर्पस यानी कि जिस जहां वहां पर आप लोगों के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और यहाँ पर आप लोगों का PC2 का कोर्स, और अगर डिफरेंट कोर्स होंगे सेम टाइम में तो उस कंडीशन में आप लोग डिफरेंट कोर्स जो है वो पढ़ते हो। इसी तरह हर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, कुछ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी वो आसानी से सेपरेट आउट हो जाते हैं, या ये कह लो कि उनको हम कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसी वक्त वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो वाले स्पीशी या मॉलिक्यूल जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं तो उनका हमें ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, और उसी कंडीशन में उनका काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट है। और जिस वक्त हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में जिस भी वेसल के अंदर आप लोगों ने गैस को फिल किया हुआ है उसकी वाल के साथ वो कोलिजन शो करती है, और जितनी स्पीड के साथ वो कोलिजन शो करेंगी उतना ही वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, जिस वक्त गैस का मॉलिक्यूल वाल के साथ कोलिजन शो करते हैं तो उस कंडीशन में वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब वो प्रेशर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पर यूनिट टाइम में वो कितनी कोलिजन शो कर रहा है। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसका मतलब है वो ज्यादा फोर्स के साथ बाल जो है उसके साथ कोलिजन शो करेगा, और इसके साथ उसकी नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो भी इंक्रीज होंगी। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, कि जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर अगर सेम टेम्परेचर दो सेम डिफरेंट स्पीशी पर अप्लाई करते हो,
जिस तरह आप लोगों के पास मेथनॉल और वाटर मॉलिक्यूल है और इस पर आप लोग 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करते हो, तो इस कंडीशन में वो वाली स्पीशीज जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, वो उनके मॉलिक्यूल जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और वो मॉलिक्यूल जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर ये भी बता सकते हो कौन सी स्पीशी जो है ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी और कौन सी स्पीशी जो है कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और इसके साथ आप लोग ये भी बता सकते हो कौन सी स्पीशी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किस स्पीशी का बॉइलिंग पॉइंट कम है। जी सर, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोई स्पीशी गैस से लिक्विड में जाएगी या लिक्विड से गैस में वापस आएगी? फॉर एग्जांपल किस पे डिपेंड करता है? हीट पे, टेम्परेचर पर, कंप्रेशन पे, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी तो हर सिस्टम की मौजूद होती है, मूवमेंट भी होती है। जस्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करते काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से उसमें रैंडमनेस ज्यादा आती है, क्योंकि उनकी जो फोर्स ऑफ मूवमेंट है वो ज्यादा हो चुकी है, और जितनी फोर्स ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगी वो उतने ही चांस है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आए। ठीक है, जिस तरह एक जो है ऐसा पर्सन है जो खाता ही नहीं है, या ये कह लो कि 24 घंटे में एक दफा खाना खा लेता है, और एक पर्सन वो होता है जो एक दिन में जो है वो 3 दफा खाना खा लेता है, तो दोनों की जो फोर्स है इक्वल होगी या डिफरेंट होगी? अब वो वन पर्सन जिसके जो है 3 टाइम खाना खा रहा है, जाहिर है उसकी फोर्स ज्यादा होगी, और जिसके एक टाइम खाना खाता है उसकी फोर्स जो है वो कम होगी। इसी तरह जितना आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतनी ही उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका टेम्परेचर लो रखोगे उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी। सर जी एक बात पूछनी थी सर। जी सर फिर नेल पॉलिश रिमूवर सर इवेपोरेट क्यों कर जाता है फौरन ढक्कन हटाओ तो? सॉरी सर जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है आमतौर पे जो हम यूज करते हैं सर, उसका अगर कैप थोड़ी देर भी हटाया जाए वो इवेपोरेट कर जाता है सर, वो तो लिक्विड होता है, वो उड़ क्यों जाता है? मोस्टली जो आप लोग नील पॉलिश वगैरह में सॉल्वेंट यूज करते हो वो वाले होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो आसानी से इवेपोरेट कर जाता है, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत कम होती है। अगर आप लोग उसको रूम टेम्परेचर पर भी करते हो तो उस कंडीशन में भी वो आसानी से उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है जिसकी वजह से वो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आ जाता है, और उसी वजह से वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सर अल्कोहल और पेट्रोल का भी सेम सीन है? टेम्परेचर आप लोगों ने कितना सेट किया हुआ? जिस वक्त आप लोग गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होता है। और आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है जिसके मुताबिक प्रेशर जो है वो इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि इतना एरिया जिस पे एक टाइम में जितनी भी फोर्स एक्सर्ट होती है उसको हम प्रेशर कहते हैं। आप लोगों गैस मॉलिक्यूल ये तो आप लोगों को पता है रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। जिस तरह ये भाई जो है उधर से उठकर यहाँ पर आ गए हैं, इसका मतलब है ये भी गैस मॉलिक्यूल ही हैं, क्योंकि ये भी अपनी मर्जी से उधर कभी उधर बैठ जाते हैं कभी उधर से इधर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जो अपनी मर्जी से मुंह उठाकर कभी उधर चले जाते हैं कभी इधर चले जाते हैं वो गैस मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती।
जिस तरह टीचर जो है वो उसको रोक नहीं सकता, इसलिए वो अपनी मर्जी से इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं। ठीक है, रोकने वाली जो चीज है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिंग है। और आप लोगों को जो प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करती है वो क्या है? क्योंकि आप लोगों को एनर्जी भी मिलती है ना, ये एनर्जी उस वक्त मिलती है जिस वक्त आप लोग सीनियर होना शुरू हो जाते हो, और जिस वक्त आप लोग टीचर की रिस्पेक्ट करना भी छोड़ देते हो, और फिर आप लोग सोचते हो कि हम टीचर से भी बड़े हो गए। नहीं सर, बहुत मासूम है। इसके बाद वो वाले जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो प्रेशर को बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जिस वक्त आप लोग लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हो तो उस कंडीशन में उनके दरमियान बेसिकली स्पेस ज्यादा जनरेट होती है। ठीक है, और मॉलिक्यूल के दरमियान जितनी ज्यादा स्पेस होगी इसका मतलब है उसकी डेंसिटी जो है वो उतनी ही कम होगी। डेंसिटी बेसिकली जो है वो डिपेंड करती है कि जो मैस पर यूनिट एरिया है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के कम वॉल्यूम में मैस ज्यादा होगा तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर वॉल्यूम ज्यादा हो और मैस कम हो तो उस कंडीशन में उसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि डेंसिटी को हम कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जिस तरह एक क्लास में जो है स्ट्रेंथ जो है वो 50 की है, एक क्लास में स्ट्रेंथ जो है वो 30 की है। अब जिसमें 50 स्ट्रेंथ है उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा मैस है, इसका मतलब है कि उस कंडीशन में उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। और जिस क्लास में 30 स्ट्रेंथ है, सेम वॉल्यूम है, तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि उनके दरमियान स्पेस जो है वो ज्यादा होगी। जिसमें 30 स्टूडेंट हैं वो दूर दूर बैठेंगे, जिसमें 50 स्टूडेंट है वो एक दूसरे के ज्यादा करीब बैठेंगे, और जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे उतनी ही उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी कि आप लोगों की गपशप जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों की गपशप भी नहीं होगी, या इसका मतलब है कि आप लोगों के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो प्रेशर को बियर कर सकता है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो प्रेशर को बियर नहीं कर सकता। ठीक है, और जिस वक्त आप लोग सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में मोस्टली आप लोग उनके दरमियान स्पेस जो है वो जनरेट करते हो। जिस वक्त हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, और जिस वक्त मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान कुछ इंटरेक्शन भी जनरेट होती है। ठीक है, जिस तरह मैं आप लोगों को फोर्स करता हूँ, आप लोगों ने PC2 पढ़नी है तो सारे पढ़ने के लिए आओगे तो कम से कम एक दूसरे के साथ आप लोगों की इंटरेक्शन तो होगी, आप लोगों की सलाम दुआ होगी, आप लोग एक दूसरे को जान पहचान होगी आप लोगों की। इसी तरह मॉलिक्यूल को जिस वक्त आप लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, और जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं उतनी ही उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी होती है और रिपल्शन भी होती है। ठीक है, और जिस वक्त मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास इतने करीब आते हैं और आप लोग उतनी एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जिस वक्त मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस कंडीशन में उनकी कुलियन भी होती है, और जितनी कुलियन होगी इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है। ठीक है, और उस कंडीशन में कुछ मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, कुछ एनर्जी को गेन करते हैं। जिस वक्त एक दूसरे की कुलियन होती है तो कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं, कुछ एनर्जी को गेन करते हैं। वो वाले मॉलिक्यूल जो एनर्जी को रिलीज कर देते हैं वो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वो वाले मॉलिक्यूल जो एनर्जी को गेन करते हैं वो वेपर फॉर्म में ही रह जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं या कूलिंग प्रोसेस भी कहते हैं।
कि जिसमें सडन एक्सपेंशन करते हो आप लोग मॉलिक्यूल को, क्योंकि आप लोगों ने मॉलिक्यूल को इतना करीब रखा होता है कि वो इतनी ज्यादा कोलिजन शो कर रहे होते हैं। अगर आप लोग उनको एक्सपेंशन करते हो यानी कि ओपन रखते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल की काइनेटिक, क्योंकि वो कोलिजन शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एनर्जी जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल उनमें से एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, कुछ जो है वो गेन कर लेते हैं। अब जो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करते हैं तो वो तो वेपर फॉर्म में ही रहेंगे, लेकिन जो एनर्जी को रिलीज करेंगे वो सॉलिड फॉर्म सॉरी लिक्विड गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी कम हो गई। और जिनकी कम एनर्जी होगी इसका मतलब है कि उनके दरमियान इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होगी। जी उमर सर, जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं जी, वो अंडर द सेम कंडीशन दोबारा वेपर से एनर्जी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों ने एक्सपेंशन कर दी है उसके बाद, क्योंकि ये उस वक्त तक होता है जिस वक्त आप लोगों ने टेम्परेचर को लो ही किया हुआ है, क्योंकि एक ही इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है वो रिलीज भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है। अगर आप लोग उसको ओपन कर देते हो तो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर लो है या हाई है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो फौरन से सराउंडिंग से टेम्परेचर जो है उसकी तरफ मूव करेगा और उसको दोबारा से गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्या हुआ है? डेंसिटी, और जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो प्रेशर को बेयर कर सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी डेंसिटी का मतलब है कि वो बहुत ही करीब है। जिस तरह आप लोगों की अगर स्ट्रेंथ एक क्लास में 100 कर दी जाए और उसके बाद जो है मजीद एक्सटर्नल फोर्स यानी कि मजीद स्टूडेंट आते हैं तो आप लोगों के पास इनके आने के लिए जगह होगी। आप लोगों ने तो यही कहना है कि यहाँ पर पहले ही इतनी जगह है कि बस हमने कवर कर ली है, मजीद यहाँ पर आने के लिए गुंजाइश ही नहीं है। मॉलिक्यूल क्योंकि एक दूसरे के ज्यादा करीब है, और मॉलिक्यूल जितने ज्यादा करीब होंगे उसको मजीद तो आप लोग करीब लेकर नहीं आ सकते, वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ अटैच हैं। जी, पर बेयर करने से बात यही है कि अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर पर दबाव डालते हो तो वो कहते हैं ठीक है हम इसको वजह से कोई हमें चेंजिंग नहीं है, इससे ये बता अगर गैस पे करेंगे वो कंप्रेस हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। हाँ, प्रेशर की वजह, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से सॉलिड में कोई इफेक्ट नहीं होगा और जो लिक्विड है उसमें कुछ लिमिट तक होता है, और गैस में तो अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो तो हमारे कम है। इसके बाद है कि जब भी आप लोग प्रेशर नोट करते हो, जो आप लोगों का 1 एटमॉस्फेरिक जब भी मोस्टली न्यूमेरिकल यूज करते हो तो आप लोग कहते हो अगर आप लोगों के पास लिखा हुआ है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आप लोग उसमें हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यूज करते हो। इसी तरह है या नहीं है? इसी तरह है? इसकी रीजन क्या है? यस सर, STP पे 1 atm प्रेशर होता है और 273 केल्विन या 25 डिग्री से। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आप लोगों मेजर करते हो सी लेवल से, जो आप लोगों प्रेशर मेजर करते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो सी लेवल से मेजर करते हो, और जिस वक्त आप लोग सी लेवल से अबव या बिलो जाते हो तो उस कंडीशन में ये प्रेशर जो है वो चेंज होता है। जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पर आप लोग आम रूटीन में आसानी से ब्रीथिंग कर सकते हो, आसानी से सांस ले सकते हो, लेकिन अगर ये प्रेशर चेंज होता है, कम या ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, डिफिकल्टी महसूस होती है।
ठीक है। अब जिस वक्त आप लोग इसको सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो उस कंडीशन में ये प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। अब जब भी आप लोग सांस लेते हो तो उस कंडीशन में दो प्रेशर होते हैं, एक आप लोगों को स्टोमक के अंदर होता है, सॉरी हाँ फेफड़ों के अंदर होता है, एक जो है वो एक्सटर्नल होता है। अब बाहर वाला अगर प्रेशर ज्यादा है, इनर प्रेशर कम है, तो उस कंडीशन में गैस आसानी से इन साइड पर मूव कर सकती है। और अगर इन साइड पर प्रेशर ज्यादा है और आउट साइड पर प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में गैस आसानी से बाहर निकल आती है। लेकिन जिस वक्त आप लोग सी लेवल से अबव मूव करते हो तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में गैस जो है आउटसाइड से इनसाइड पर मूव नहीं कर सकती, यानी कि मुश्किल से आउटसाइड से इनसाइड पर मूव करेगी। और जिस वक्त मुश्किल से ही बाहर से अंदर जाएगी तो इस कंडीशन में आप लोग सांस नहीं ले सकते। ठीक है, और उस पर्पज के लिए आप लोग डिफरेंट गैसेस जो है वो यूज करते हो ताकि आप लोग आसानी से ब्रीथिंग कर सको। ठीक है, अगर सांस नहीं लेते तो फिर क्या होता है, कभी आजमा के देखा है? इसी तरह अगर आप लोग सी लेवल से बिलो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को इश्यू होता है। वो क्या इश्यू होता है? प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, आप लोगों का ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसमें आप लोगों की जो नाइट्रोजन गैस है उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जिस वक्त आप लोग सी लेवल से बिलो जाते हो तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और उस प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो नाइट्रोजन गैस जो है वो भी आप लोगों की बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से आप लोग प्रॉपरली जो है वो सांस नहीं ले पाते हो। और इस पर्पज के लिए भी आप लोग जो है डिफरेंट गैस जो है वो यूज करते हो और उसके जरिए आप लोग आसानी से सांस लेते हो। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक लेवल है प्रेशर का जिस पर आप लोग आसानी से गैस को इनसाइड और आउटसाइड मूव करवा सकते हो। अगर इससे कम या ज्यादा लेवल होता है प्रेशर का तो उस कंडीशन में सांस लेने में डिफिकल्टी महसूस होती है, और जिसकी वजह से अगर लॉन्ग टाइम तक रहती है तो उस कंडीशन में आप लोगों का कुछ ना कुछ हो जाता है। सर बाद जी सर ये सी लेवल को एक्सप्लेन कर दें एक दफा आप। सी लेवल को एक्सप्लेन कर दूं? यस सर, मतलब कि सी लेवल क्या, ये तो पता है कि आप लोगों की जो जमीन है यानी कि यूनिवर्स जो है इसमें ऑलमोस्ट 70 या 71% जो है वो वाटर है और 30 या 29% जो है वो जमीन जिस पर आप लोग रहते हो। ये जो वाटर लेवल है 70 to 71%, इसकी मैं बात करता हूँ। ये सी लेवल है यानी कि समुद्र का जो लेवल है उस पर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर उस समुद्र के लेवल से ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो तो उस कंडीशन में प्रेशर आप लोगों का चेंज होता है, और दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को नुकसान होता है। चाहे प्रेशर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों कंडीशन में आप लोगों को नुकसान होता है। इसके डिफरेंट यूनिट हैं और वो नेक्स्ट में हमने पढ़ने हैं। आप लोग जो कोई भी आवाज सुनते हो उसकी रीजन भी प्रेशर ही है। अब उमर प्रेशर किस तरह है, क्योंकि आप लोगों के कान जो है उसमें एक पर्दा लगा होता है, और जब भी आप लोग स्पीक करते हो बोलते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का प्रेशर जो है आउटर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, इनर प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से वो जो पर्दा है जो आप लोगों कान के अंदर लगा होता है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। जिस वक्त वो वाइब्रेशन शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक सिग्नल देता है आप लोगों के माइंड को,
और वो माइंड उसको नोटिस कर लेता है कि ये वाइब्रेशन है, इसका मतलब ये है आइडेंटिफिकेशन, जिस तरह डिटेक्टर आप लोग यूज करते हो, डिफरेंट सिग्नल को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट डिटेक्टर यूज करते हो। इसी तरह आप लोगों की जो ये वाइब्रेशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए आप लोगों के पास एक माइंड है जो आप लोगों को बताता है कि आप लोगों के पास इस सिग्नल का क्या मतलब है। और अगर वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उस प्रेशर को हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और वो किस तरह कर सकते हैं? एक दफा आप लोग कान के करीब होकर बोल रहे हैं और एक दफा आप सेम स्पीड के साथ, और एक दफा आप लोग काफी डिस्टेंस से बोले, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रेशर जो है वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि वाइब्रेशन भी ज्यादा होगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब है प्रेशर वाइब्रेशन भी कम होगी। अगर वाइब्रेशन ज्यादा होगी तो आप लोगों को ज्यादा शोर जो है वो सुनाई देगा और आप लोगों का अगले बंदे को मारने को भी दिल करेगा। और अगर जो है प्रेशर कम होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों को वॉइस जो है वो कम सुनाई देगी, क्योंकि उस कंडीशन में जो आप लोगों का कान का पर्दा है वो कम वाइब्रेशन शो करेगा। सर जी सर एक क्वेश्चन है। जी सर अक्सर होता है कि जो लोग कम सुनते हैं ना, वो एक आला यूज करते हैं जिसको वो कान में लगा के रखते हैं, उससे वो इजीली सुन सकते हैं। सर इसमें क्या सिचुएशन होती है कि वो एयर ड्रम का क्या मतलब प्रेशर का क्या सीन होता है उसमें? आप लोगों के पास एक और डिटेक्टर या ये कह लो कि एक मजीद डिटेक्टर वो यूज करते हैं, जो स्लाइटली अगर उसको सिग्नल मिलता है तो वो फौरन से जो कान का पर्दा है उसको वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आप लोग लिफ्ट है, लिफ्ट पर बैठकर ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर आते हैं, तो उसमें भी एक डिटेक्टर लगा होता है कि अगर आप लोगों की वैसे ही स्किन उसको टच करती है तो वो जो उसका डोर है वो फौरन से ओपन हो जाता है। इसी तरह वहां पर भी एक डिटेक्टर या डिवाइस यूज करते हैं डिटेक्टर के तौर पर, जिसकी वजह से वो सिग्नल को इंक्रीज कर देता है। जो आप लोगों का जो वॉइस का सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को वो इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो आसानी से उस सिग्नल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जिस तरह आप लोग स्पीकर यूज करते हो, माइक यूज करते, स्पीकर जो अजान देने के लिए या वैसे आप लोग यूज करते हो, वो भी बिल्कुल सेम सिस्टम होता है कि उसमें भी आप लोग जो है उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज करने के लिए उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज करते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ओके सर। इसके बाद है कि आप लोग प्रेशर को किस तरह मेजर करते हो? जी किस तरह मेजर करते हो आप लोग? इस पर्पज के लिए मरकरी से जी कॉलम ऑफ मरकरी जो अक्सर होता है टॉर में, कॉलम ऑफ मरकरी की हाइट मेजर करते हैं। अच्छा, हम मरकरी ही क्यों यूज करते हैं? इसकी जगह पर वाटर क्यों यूज नहीं करते? सर क्योंकि ये सर एक तो ये स्टेबल ज्यादा होता है, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही मतलब ज्यादा होता है मरकरी के बॉइलिंग पॉइंट, और इसके अलावा ये स्टेबल भी है और ये फ्रीज भी नहीं होता इतनी जल्दी, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो है। माइनर चेंजेस भी मेजर मरकरी जो है वो बड़ा ही सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, या क्योंकि बेसिकली जब आप लोग प्रेशर को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में बेसिकली जो है वो टेम्परेचर उसका चेंज हो रहा होता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जिस वक्त आप लोग लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हो। काइनेटिक एनर्जी होती ही टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आप लोग जिस वक्त टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। और मरकरी जो है वो बड़ा ही, ये कह लो कि मोस्टली थर्मामीटर जो आप लोग यूज करते हो उसमें आप लोग मरकरी भी यूज करते हो,
और उसकी रीजन यही है कि ये बड़ा ही सेंसिटिव होता है कि अगर आप स्लाइटली टेम्परेचर भी इसको प्रोवाइड करते हो तो फौरन से ये उसकी सेंसिटिविटी शो कर देता है। ये शो कर देता है कि आप लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, या अगर आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो ये फौरन से बता देता है कि ये टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज हुआ। ठीक है, इसी वजह से हम इसमें मरकरी को यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी बहुत ही सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसमें ये आप लोग जब भी टेम्परेचर मेजर करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग बैरोमेट्रिक सिस्टम को यूज करते हो। ये आप लोगों के पास सामने दिया हुआ है। इसमें सेंटर में जो है आप लोगों ने मरकरी फिल किया हुआ है। अब आप लोगों को ये तो पता है कि आप लोगों के पास जब भी कोई भी स्पीशी है, सिस्टम है, तो उस कंडीशन में उसके पास दो तरह की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। या आप लोगों ने एक सरफेस टेंशन का वर्ड सुना हो जी उमर, सरफेस टेंशन क्या होती है? अब तो सीआर से ही पूछ रहा हूँ। मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड को फोर्स है वो हर डायरेक्शन में, लेकिन ऊपर सरफेस पे अपवर्ड नहीं होते, सिर्फ नॉर्मल होते हैं, तो वो इवेपोरेशन की वजह से इवेपोरेशन की वजह से नहीं होती, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अनबैलेंस की वजह से होती है। क्योंकि जब भी आप लोग क्योंकि जो भी चीज आप लोगों के पास मौजूद होती है तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद होती है। और जो सेंटर में मॉलिक्यूल होते हैं उनके हर डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। हाँ, ये कह सकते हो आप। लेकिन आप लोगों ने एक चीज ये भी देखी है कि जब भी आप लोग किसी चीज को हीट करते हो तो उस कंडीशन में, जिस तरह फ्लेम करते हो तो उस कंडीशन में कुछ बम्पिंग शुरू हो जाती है, यानी कि बबल्स टाइप जो है अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इसी क्या रीजन है? सर और बता सकता है? सर कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। किसकी वजह से? कोहेसिव फोर्सेस जो मौजूद होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। आप लोग जब भी मोस्टली किसी भी चीज को, हाँ ये कह सकते हो, यहाँ पर आप लोग जो कर रहे हो वो प्रेशर आप लोग मेजर करना है तो उस कंडीशन में आप लोग एक सिस्टम है, ये बीकर जिस तरह आप लोग को नजर आ रहा है। सपोज इसमें आप लोग मरकरी को फिल करते हो, मरकरी जो है वो राइज करता है। टेस्ट ट्यूब, सपोज ये आप लोगों के पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, या ग्लास टेस्ट ट्यूब है, आप लोगों ने इस बीकर के अंदर मरकरी को फिल किया हुआ है। अब मरकरी इसमें राइज करता है। अब राइज क्यों करता है? इसमें दो तरह की फोर्सेस हैं, एक कोहेसिव फोर्सेस है, एक एडहेसिव फोर्सेस है, ठीक है। अब कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं और एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? गौसिया, एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? जी सर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं वो एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। जो मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं जी सर, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन है वो एडहेसिव फोर्सेस है, और जो एक ही तरह के एटम्स के दरमियान में फोर्सेस है वो कोहेसिव फोर्सेस है। यही वजह है कि मरकरी का मेनिस्कस अपर मेनिस्कस बनता है बजाय लोअर मेनिस्कस के।
अगर सेम मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो तो उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ तो इंटरेक्शन को एडहेसिव हम फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास दो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, एक मरकरी के साथ इंटरेक्शन है, दूसरा ये जो टेस्ट ट्यूब है इसकी बॉल के साथ मरकरी के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन है। अब बॉल के साथ जो मरकरी की इंटरेक्शन है उसको हम कहेंगे एडहेसिव फोर्सेस, और मरकरी के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। अब यहाँ पर आप लोगों के पास दो प्रेशर है, एक ये टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने इसको रिड्यूस किया हुआ है वॉल्यूम, यानी कि इसमें से आप लोगों ने ईयर को रिमूव किया हुआ है। आप लोगों के पास एक ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है जिसकी वजह से ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दूसरा आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या आउटर प्रेशर है। अब ये आउटर प्रेशर इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है और जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ राइज होना शुरू होगा, और जितनी ये राइज होगी उसके बेस पर ये नेक्स्ट में आप लोगों का एक और एक्सपेरिमेंट है या प्रोसीजर है जिसके जरिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और उसके जरिए ही हम बताते हैं कि आप लोगों का इंटरनल प्रेशर ज्यादा है या आउटर प्रेशर ज्यादा है। क्योंकि आउटर प्रेशर तो आप लोगों को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि आप लोगों ने सी लेवल से चेक करना है। अब उसके साथ ही जितनी ये इसमें राइज होगी, राइज होने के बाद इसका जो यहाँ पर जो आप लोगों के पास प्रेशर जनरेट होगा या प्रेशर इंटरनल प्रेशर होगा, ये उस वक्त तक मरकरी इसमें राइज होती रहेगी जिस वक्त तक ये इंटरनल प्रेशर इसके अंदर जो वैक्यूम है यहाँ पर प्रेशर इसके इक्वल ना हो। अगर ये दोनों जिस वक्त इक्वल हो जाएंगे तो उसका कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो उस कंडीशन में ये मरकरी ऊपर की तरफ राइज होता रहेगा, ठीक है। और अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, और इसके जरिए हम मेजर करते हैं कि आप लोगों के पास लेवल जो है, हाइट जो है वो कितनी हासिल हुई है जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आप लोगों के पास कितनी हाइट जो है वो हासिल हुई है, और इस प्रेशर को हम डिफरेंट यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, और डिफरेंट यूनिट जो है वो इसके एक पास्कल है जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, इसको हम किलो पास्कल में भी कन्वर्ट करते हैं या यूज करते हैं प्रेशर को। प्रेशर के लिए हम एटीएम भी यूनिट यूज करते हैं, प्रेशर के लिए हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी यूनिट करते हैं, प्रेशर के लिए हम इन मरकरी भी यूज करते हैं, प्रेशर के लिए हम टॉर भी यूनिट यूज करते हैं, और प्रेशर के लिए हम पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंच भी यूज करते हैं। ये सारे यूनिट प्रेशर के ही हैं, और ये आप लोगों के पास साथ में इसकी वैल्यू दी हुई है। अगर आप लोग इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 होगी, एग्जैक्टली 1 सी लेवल के लिहाज से। और अगर आप लोग इसके एटीएम को कन्वर्ट करते हो किलो पास्कल में तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो 101.325 हो। और अगर आप लोग इसे को कैलकुलेट करते हो पास्कल में तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसकी वैल्यू 101.325 हो। और अगर आप लोग एटीएम को या प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट या यूज करना चाहते हो तो उस कंडीशन में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगी 760 टॉर्क है। इसी तरह इंच ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगी 29.92 के। और अगर टॉर्क में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो 760 टॉर्क होगी, ठीक है। ये सारी वैल्यू प्रेशर के लिए है, जस्ट इनका यूनिट जो है वो डिफरेंट। यानी कि आप लोग ये भी कह सकते हो जिस वक्त प्रेशर के लिए डिफरेंट यूनिट यूज करते हो तो उस कंडीशन में उनकी वैल्यू जो है वो भी डिफरेंट होगी। और ये सारी वैल्यू जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल है 760 टॉर्क है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल है 101.325 पास्कल के, ठीक है।
जस्ट इनका यूनिट जो है अगर आप लोग प्रेशर का डिफरेंट यूज करते हो तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट आती है। जी कर सकते। अब आप लोगों के पास ये है कि आप लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किस तरह करते हो? मिली बार में कर सकते हो। ये आप लोगों के पास एक प्रेशर की वैल्यू है जो कि PSI में है। आप लोगों ने इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करना। किस तरह कन्वर्ट करोगे? डिवाइड बाय 14.7 PSI करेंगे आई थिंक। या आप लोगों ने सिस्टम बहुत स्लो है। ये कैलकुलेशन दी हुई है कि पहले आप लोगों ने PSI को ATM में कन्वर्ट करना है। ATM के बाद आप लोगों ने इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करके इसका आंसर लिख देना। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो इक्वल होता है 14.7 PSI के, वो लास्ट टेबल में हमने अभी देखा है। और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। इसलिए आप लोगों ने पहले PSI को कन्वर्ट करना है ATM में और उसके बाद आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को। जिस वक्त आप लोगों ने PSI को ATM में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसको 14.7 से डिवाइड करना है इस वैल्यू को, तो आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो ATM में हासिल होगी। और अगर आप लोग उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो 760 मिलीमीटर से तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर जो है वो मिलीमीटर में हासिल होगा। ये वो वैल्यू है जिसको आप लोग डायरेक्ट ही PSI को मिलीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों ने एक इंटरमीडिएट यूज किया है ताकि आप लोग PSI को आसानी से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सको। जिस तरह आप लोगों को फाइनल पेपर आप लोगों ने देने हैं तो आप लोग डायरेक्ट भी किताब पढ़ो और पेपर दे दो, ये भी सिस्टम है। लेकिन आप लोग इंटरमीडिएट यूज करते हो, टीचर आप लोगों को होना चाहिए आप लोगों के लिए, ताकि वो आप लोगों को उस बुक को समझाए, आप लोगों को पढ़ाए, उसके बाद आप लोग उसका पेपर दो। तो टीचर जो है वो इंटरमीडिएट है। इसी तरह यहाँ पर कन्वर्जन में PSI से मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करने के लिए एक इंटरमीडिएट आप लोगों ने ATM का यूज किया है। पहले आप लोगों ने PSI को ATM में कन्वर्ट किया है और उसके बाद ATM से आप लोगों ने मिलीमीटर ऑफ मरकरी में वैल्यू को कन्वर्ट किया। ये कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करना है। और यहाँ तक अगर किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो पूछ सकता है। ये किसी और वो वाला स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई, अहमद जिया है, मोहम्मद इमरान, अहमद जिया, अहमद जिया, अलिया अलियास सर प्रेजेंट, फराज याकूब, याकूब, हमजा अली शान, दो वधिया लांदा मास्टर हां दो वधिया आगदी होने लगी हुंदी पई। मोहम्मद इमरान, यस सर, मोहम्मद इमरान सर प्रेजेंट। ठीक है, हो गई है। साद अमजद, मोहम्मद जोहैब, साद अमजद, विच विच गाइड लांदा ते मास्टर जिन्ना जिन्ना नहीं लगी ना कोई दस चाहिए कोई आया